जोशीमठ में मुख्यमंत्री सचिव ने दी आपदा राहत कार्यों की जानकारी। हर परिवार को तत्कालिक 1.5 लाख की अंतरिम सहायता देने की घोषणा। महिला आरक्षण कानून पर लगी राजभवन की मोहर। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण का रास्ता हुआ साफ। सीएम धामी ने राज्यपाल का जताया आभार। जोशीमठ में प्रभावितों के मुआवजे की मांग लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गांधी पार्क में दिया मौन धरना। सरकार से तत्काल राहत देने की मांग। और प्रदेश में अगले 48 घंटों में पर्वतीय क्षेत्रों में हो सकती है बर्फबारी। मौसम विभाग ने जताया पूर्वानुमान। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां खटीमा में खालसा पंथ और ग्रंथ साहिब के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह की जयंती को धूमधाम से मनाया गया। शोभा यात्रा की शुरुआत खटीमा शहर स्थित गुरुद्वारा से हुई। इस दौरान पूरे नगर में भव्य झांकियों के साथ विशाल जुलूस की शक्ल में शोभा यात्रा निकाली गई। बलिदान और योगदान को उनके याद किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में सिख संगत के साथ ही विभिन्न समाज के सैकड़ों लोगों और स्कूली बच्चों ने भी प्रतिभाग किया। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती जो है बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। दूर दूर से संगत आई हुई है। इलाके के लंगर की व्यवस्था उसमें बढ़िया करके, और पांच प्यारों की व्यवस्था है, और नानक पतों से गुरु नानक बैंड आया हुआ है। रोज के स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, जिसमें और बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें लंगर की बहुत बड़ी व्यवस्था थी, जिसमें प्रशासन द्वारा, कोतवाली से पुलिस द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई है। मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। आगे बढ़ेंगे। चंपावत जिले के लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुविधा नहीं दी जा रही है, जिसके चलते विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। बता दें, उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट में 5 साल बाद हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरीश कुमार की नियुक्ति हुई है। नियुक्ति हुए करीब 1 महीना बीत चुका है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में आवश्यक उपकरण और सुविधा नहीं है, जिसके चलते लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में हड्डी का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर अमरीश ने बताया कि अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर तैयार नहीं है और उपकरणों की भारी कमी है, जिसके लिए सीएमओ को पत्र लिखा जा चुका है। उपकरणों और ऑपरेशन थिएटर की कमी की वजह से मजबूरी में मरीजों को जिला मुख्यालय में रेफर करना पड़ रहा है। ऑपरेशन थिएटर अगर हमारा स्टार्ट हो जाएगा तो मरीजों को काफ़ी दूर के लिए नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ ऑपरेशन थिएटर में कुछ भी सामान नहीं है। एक रिक्वायरमेंट भेज रखी है, तो जिसमें मिनिमम बेसिक जो चाहिए, कॉटरी, एक टूनिके, जो बेसिक सामान चाहिए एटलीस्ट वो हमें प्रोवाइड कर दे, तो हम कुछ यहाँ पे अपने ऑपरेशन शुरू करें। इस तरह से यहाँ पे पेशेंट को अभी भी ऑपरेशन की वजह से रेफ़र ही करना पड़ रहा है। तो फिर से वापस वही होते हुए भी, चिकित्सक के होते हुए भी, सर्जन के होते हुए भी, ये रेफरल सेंटर ही बन के रह जाएगा अगर ऑपरेशन थिएटर यहाँ पे जल्दी से जल्दी शुरू नहीं किया गया। आगे बढ़ेंगे। जोशीमठ में भूधसाव के कारण कई परिवार आपदा की चपेट में आ गए हैं। राज्य सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे वहां रह रहे लोगों को राहत मिल सके। साथ ही राज्य सरकार द्वारा लोगों के रहने खाने पीने की व्यवस्था सुचारू ढंग से की जा रही है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी ने साधु संतों से मुलाकात की और विपदा की इस घड़ी में संतों से सहयोग की अपील की, जिसमें साधु संतों ने भी मदद का आश्वासन दिया। वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम अधिकारियों और भू वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। युवा भारत साधु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवानंद का कहना है कि कैलाश गहतोड़ी जी ने संतों से मदद की अपील की है, तो संत भी इस विपदा की घड़ी में तन मन धन से सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं रात दिन जो है सारे अधिकारियों के साथ मिलकर के कल तो देर रात तक जो है भूगोल वैज्ञानिकों के साथ बैठे हैं वो। और ये आपदा है,
ये दैवीय प्रकोप है और इसमें सब लोगों ने जो है मिलजुल करके इससे बाहर निकलना है। ये आपदा की घड़ी है, ये दैवीय प्रकोप है, इसमें सब लोगों ने मिलजुल करके उस जनता का उत्साह बढ़ाने का काम करना चाहिए, सरकार को सहयोग करने का काम करना चाहिए। आज मंत्री जी हमारे आश्रम से गरीबदास जी लालूवाला सेवाश्रम मायापुर हरिद्वार में आए और यही चर्चा हुई कि जो दैवीय आपदा आई है अभी जोशीमठ में, इसके लिए हमारा पूरा युवा भारत साधु समाज, संत समाज सरकार के साथ खड़ा है और जो भी सरकार इसके लिए हमें कहेगी मदद के लिए, हम पूरा संत समाज तैयार है। इससे ज़्यादा जो सहयोग बन सके हम सबको मिलजुल करके करना चाहिए और इस आपद की घड़ी में युवा भारत साधु समाज, संत समाज जोशीमठ के उन पीड़ित लोगों के साथ है, खड़ा है और हमेशा खड़ा रहे। आदरणीय मंत्री जी आए हमारे गरीबदासी आश्रम में, तो हम युवा भारत साधु समाज की ओर से उनसे जो वार्ता हुई उसमें मंत्री जी ने भी हमसे आग्रह किया कि संत समाज को इस आपदा को लेकर के आगे आना है। तो हम लोगों ने सबने, युवा साधु समाज और अन्य संत समाज, सभी तन मन धन से उन सभी जोशीमठ के परिवारों के साथ है। जो भी हमारे को निर्देश होंगे या जिस तरीके का भी सहयोग की हमसे अपेक्षा की जाएगी, हम सब जगह से तन मन धन से उन सबके साथ है। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे जोशीमठ का, जहां सीएम धामी के सचिव ने आपदा राहत कार्यों की जानकारी दी है। हर परिवार को तत्कालिक 1.5 लाख की अंतरिम सहायता दी जाएगी। अभी किसी का भी घर नहीं तोड़ा जा रहा है। भूधसाव से प्रभावित भवनों का सर्वे किया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित भी वहां से निकाला जा रहा है। स्थानों पर अस्थायी विस्थापन भी कई स्थानों पर किया जा रहा है। किराए पर रहने के इच्छुक परिवारों को 4,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। अब तक 131 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। लोगों को मार्केट दर पर मुआवजा दिया जाएगा। जोशीमठ नगर क्षेत्र में भू धसाव के चलते आपको बता दें कि 723 भवनों को चिन्हित किया गया है। मुख्यमंत्री के सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने ये जानकारी साझा की है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता आकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, संकट की इस घड़ी में सरकार लगातार आम जन के साथ खड़ी है। सहायता राशि भी दी जाएगी, हर एक मदद भी उन तक पहुंचाई जाएगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जब से खटी अगर हम बात करें जोशीमठ में आपदा की बात आई है, तब से ही लगातार सरकार इस बात को लेकर संजीदा है कि किस तरीके से जो प्रभावित परिवार है उनको मदद पहुंचाई जा सके। और यही वजह है कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों ही मदद के लिए जो है आगे आए हैं। खुद मुख्यमंत्री ने पहले ही इस बात की घोषणा की थी कि जो भी प्रभावित परिवार है उनको उचित सहायता जो है सरकार की तरफ से दी जाएगी, हर संभव मदद करने की कोशिश की जाएगी। और उसी के चलते कह सकते हैं कि आज ये ऐलान भी किया गया है कि जिसमें बाकायदा कहा गया है कि जो भी प्रभावित परिवार अगर कहीं और शिफ्ट होते हैं या किराए के घर पे रहते हैं तो उनको सरकार 6 महीने तक 4-4 हजार रुपए जो किराया है वो सरकार देगी। इसकी घोषणा पहले ही मुख्यमंत्री ने की थी और आज खुद बाकायदा मुख्यमंत्री के जो सचिव है आर मीनाक्षी सुंदरम, वो जोशीमठ में उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात का जिक्र किया कि सरकार ने एक घोषणा की है कि 6 महीने तक 4-4 हजार रुपए जो किराया है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा, जो भी प्रभावित जो किराए पर रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये भी तय किया गया है कि 1.5 लाख रुपए की अंतरिम सहायता जो है पहले दी जाएगी। यानी कि लगातार जो प्रभावित परिवारों के बीच में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के असमंजस था कि सरकार किस तरीके से मदद देगी, क्या कुछ उन्हें मदद पहुंचाई जाएगी, तो उसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि अंतरिम मदद के तौर पर 1.5 लाख रुपए जो है सबको दिया जाएगा, जिसके आधार पर कहीं ना कहीं उनको पहले तौर पर यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि फौरी तौर पर राहत देने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ जो मार्केट का वहां पर सर्कल रेट है, जिनके घर जो है चिन्हित किए गए हैं, जिनके घरों पर मार्किंग की गई है, जिसका ध्वस्तीकरण का कार्य किया जाना है, तो ऐसे में उनको भी आश्वासन दिया है कि मार्केट रेट पर जो मुआवजा है वो उनको दिया जाएगा। उसके लिए बाकायदा जो वहाँ पर विशेषज्ञों की टीम है उसके आधार पर भी ये एक तरीके से तय किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से ये घोषणाएं की गई है और कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि जो प्रभावित परिवार है उन्हें उचित सहायता जो है दी जा सके। और जिस तरीके का भ्रम पिछले कई दिनों से विपक्ष की तरफ से या फिर अन्य लोगों की तरफ से वहाँ पर फैलाने की कोशिश की जा रही थी, उसको भी सरकार ने आज दूर किया और सीधे तौर पर कहा है कि सरकार हर संभव मदद परिवारों को पहुंचाएगी। और उसके लिए बाकायदा आज घोषणा भी की गई है। खुद मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं आर मीनाक्षी सुंदरम, उन्होंने भी वहाँ पर जो तमाम स्थानीय लोग हैं उनको भी इस बात की जानकारी दी गई है।
बिल्कुल आकाश, पहले ये कहा जा रहा था कि जो प्रभावित घर है जिनमें दरारें पड़ गई हैं उनको तोड़ा जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा। अभी ये जानकारी दी जा रही है कि किसी का भी घर नहीं तोड़ा जा रहा है। तो क्या जो पहले चिन्हित किए गए थे घर जिनमें ज्यादा दरारें पड़ गई थी, खतरे की जद में थे जो घर, क्या उनको अभी नहीं तोड़ा जाएगा? देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो प्रभावित जो लोग हैं जिनके घरों पे मार्किंग की गई है, यानी कि डेंजर जोन में जो घर आए हैं उनको एक तरीके से पहले शिफ्टिंग का काम उसका किया जा रहा है कि सरकार उनको शिफ्ट करने जा रही है कि जिसमें कि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। बड़ी बड़ी दरारें जिन जगहों पर आई है जो कहीं ना कहीं खतरे की जद में है उनको ध्वस्तीकरण का काम जो है किया जाना था। कल भी मार्किंग की गई थी उसमें, और इसमें कह सकते हैं कि पहले तौर पर ये तय किया गया था कि जो 2 होटल्स थे उनको एक तरीके से तोड़ा जाएगा, क्योंकि दोनों ही होटल कहीं ना कहीं खतरे की जद में है और दोनों की दीवारें आपस में मिल चुकी है और कहीं ना कहीं उससे एक बड़ा नुकसान हो सकता है, तो उसके तौर पर कहीं ना कहीं उसे किया जा रहा है। लोगों को सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले लोगों के रिहेबिलिटेशन की बात की जाएगी, यानी कि उन्हें शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम जो प्रक्रिया उसे अपनाया जाएगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से भी लगातार ये आश्वासन दिया जा रहा है और ऐसे में कोशिश की जा रही है कि लोगों को जो उचित सहायता है वो पहुंचाई जा सके और उसी के तहत कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से भी कि सभी को उचित मुआवजा हो या फिर तमाम सहायता हो की जाएगी। पहले कोशिश ये रहेगी कि सरकार प्रभावित लोगों को एक तरीके से उनका पुनर्वास हो या फिर उन्हें उस सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए, जिसके बाद कहीं ना कहीं जोशीमठ को बचाने के लिए जो तमाम प्रयास हो सरकार की तरफ से किए जाएंगे। जोशीमठ को बचवाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है और आम जनता के लिए हर एक वो सहायता पहुंचा रही है जो सरकार की तरफ से हो सकती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चंपावत पुलिस ड्रग माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी के तहत पुलिस ने एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के मकान और उसके परिजनों के खातों की जांच की, जिसमें लगभग 17 लाख की नगद धनराशि के साथ कुल 40 लाख की अवैध संपत्ति को पुलिस ने सीज कर दिया है। को नशामुक्त करने का जो आह्वान किया गया, उसी पे ही आज एक कार्रवाई करते हुए जो टनकपुर पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त दुक्ता प्रसाद, जो कि फिलहाल अभी एनडीपीएस केस में जेल है, एनडीपीएस एक्ट में ही कार्रवाई करते हुए उसकी चल अचल संपत्ति को फ्रीज करने के लिए आगे कार्रवाई की गई है। उसकी जो बिल्डिंग थी, उसके जो अकाउंट्स वगैरह थे, उसको फ्रीज कर दिया गया है। साथ ही साथ में कंपिटेंट अथॉरिटी जो कि दिल्ली में है, उसको भी इसमें पत्राचार किया गया है कि उसकी जो फ्रीज प्रॉपर्टी है उसको सीज करके उसमें जो भी उनके द्वारा वैधानिक कार्रवाई है वो कार्रवाई करें। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट पुलिस एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में एसओ मनीष खत्री के नेतृत्व में लोहाघाट नगर के 2 होटलों में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। एसओ खत्री ने बताया कि खेती खान चौराहे के पास होटल चलाने वाले किशोर सिंह के कब्जे से अवैध शराब बरामद की गई है। वहीं होटल देव से चोरा ढेक निवासी ब्रजेश सिंह के कब्जे से भी देसी शराब बरामद की गई है। दोनों अभियुक्त लंबे समय से शराब की तस्करी ही कर रहे थे। इससे पहले भी पुलिस ने इन्हें कई बार गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ेंगे। लक्सर से खबर है, जहां हरिद्वार के लक्सर में प्रहलादपुर गांव में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके ऊपर 10,000 का इनाम रखा गया था। आरोपियों के पास से 2 तमंचे, 2 कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बता दें, किसान अपने खेत में काम करने के लिए गया था, जहां उसकी हत्या कर दी गई थी। आरोपियों को पकड़ने के लिए खानपुर पुलिस ने क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ टीम का गठन किया था। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच कई सालों से आपसी रंजिश थी, जिस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ग्राम प्रहलादपुर में सोहनवीर व्यक्ति हैं, उनकी हत्या हो गई थी। उनके घर के पास ही जो है खेत था। जब अपने खेत पर जा रहे थे साय को, तो वहां पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो मारने के पीछे मंशा रही है वो कहीं ना कहीं पुरानी रंजिश या ऐसा कोई कारण हो सकता है जो इस रूप से उसको हत्या की गई थी, और जिस पर कल देर रात्रि दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, सुमित को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि जो 1-1.5 साल पहले जो इनके आपसी मुकदमे हुए थे, वो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर आपसी परिवारों में रंजिश और मनमुटाव था, और जिसको देखते हुए उन्होंने मौका पाकर उसकी हत्या कर दी है। दोनों अभियुक्तों को जुडिशियल रिमांड के लिए न्यायालय पेश।
आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी के तांबा खाड़ी पर्वत क्षेत्र में रहने वाले पर्यावरण प्रेमी प्रताप पोखरियाल इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिन्होंने खुद से ही लगभग 6 वन और सरकारी विभागों में हर्बल गार्डन विकसित कर दिए हैं। 2003 में उत्तरकाशी में भयंकर भूस्खलन हुआ था, जिससे कई होटल और घर दब गए थे। उसके बाद पर्यावरण प्रेमी प्रताप पोखरियाल ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के आसपास लाखों फलदार और औषधीय पौधे रोपे हैं। वहीं सरकार की अनदेखी से पर्यावरण प्रेमी दुखी हैं। उन्हें जो सम्मान दिया जाना चाहिए वो उन्हें नहीं मिला है। वाकई वे उनका जीवन पेड़ पौधों को समर्पित कर चुके हैं। इनकी वृक्षों के प्रति जो मोह है, इनका जो स्नेह है और ये तन मन धन से इस काम में लगे हुए हैं। विगत 30 वर्षों से जानता हूँ, 2022 और 23 का प्रवेश हो रहा है। इसमें उन्होंने लगातार करीब 23 लाख वृक्षों का रोपण किया है, जो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 15-16 लाख आज भी जीवित है। उत्तरकाशी में 0.45 हेक्टेयर भूमि तरह के 6 वनों को इन्होंने रोपित किया है। यहाँ पे 1980 में उत्तरकाशी में आया था और उस समय यहाँ बंजर भूमि थी और मैंने ये बंजर को देखते हुए मैंने देखा कि मतलब यहाँ पे क्यों ना पेड़ लगाया जाए। और यहाँ पे जो है आपका नाना प्रकार के बांझ बुरांस भूस्खलन रोकने के लिए जो मैंने ये पौधे लगाए थे। यहाँ पे 2003 में भूस्खलन हुआ था और जो बड़े बड़े बोल्डर आए थे उसमें, तो मेरा जो जंगल नीचे था उसने उलझा के रखा। जब ये खत्म हो गया था हमारा जंगल और मेरा मकान बचा था यहाँ पे बड़े बड़े होटल जो 3-4 मंजिल 5 मंजिल जो यहाँ पे खत्म ये जंगल हो गए थे। तो उसके बाद मैंने शुरू 2004 में शुरू किया था रात दिन करके, और कई प्रकार की यहाँ पे जो है आपका 300 प्रजाति की यहाँ पे जड़ी बूटी है। माननीय पोखरियाल जी ने इस वन के साथ साथ में 4 जंगल और पनपा रखे हैं। पर्यावरण के प्रति जो है शुद्ध रखने के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। कि माननीय प्रताप पोखरियाल जी को जो है इस कार्य के लिए सरकार कोई बहुत बड़ा सम्मान पारितोषिक दे, ताकि जो है आने वाले जो हमारी पीढ़ी है वो इनको सीख लेके बहुत सारा योगदान देते हैं। पर्यावरण प्रेमी प्रताप पोखरियाल जी की मुख्य भूमिका है। जब हमारे यहाँ उत्तरकाशी में वर्णावत पर्वत टूटा था, उस दौरान जो है चारों तरफ अहकार मचा हुआ था, पत्थर के पत्थर आ रहे थे और ये उस पत्थरों के बीच में भी यहाँ पेड़ लगा रहे थे। पेड़ लगाने के बाद जी आप देख सकते हैं उनके मकान के ऊपर जो भी उन्होंने पेड़ लगाए हैं जंगल में, उस जंगल के बगल में ही आपको भूस्खलन दिख रहा है। लेकिन जहाँ तक इनका जंगल लगाया हुआ है वहाँ कहीं भी भूस्खलन नहीं आया है, क्योंकि उन्होंने वृक्ष लगा रखे हैं। वृक्ष से भूस्खलन पूरा रुक गया है। लेकिन बड़ा दुख यहाँ पे होता है कि आज तक शासन प्रशासन ने इनको कोई लाभ इस बारे में नहीं दिया है। हम चाहेंगे कि जिला प्रशासन, सरकार इनको तुरंत राहत दें इस बारे में और जंगलों में पेड़ लगाने के लिए इनका सपोर्ट करें। आगे बढ़ेंगे। बरेली रोड के मोटा हल्दू में करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई, जिस वजह से वन विभाग में हड़कंप मच गया। बता दें कि तराई केंद्रीय वन विभाग के हल्द्वानी रेंज के जंगल में हाथियों का झुंड खाने की तलाश कर रहा था। इस दौरान एक हाथी गन्ने के खेत में चला गया, जहां हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ग्राम प्रधान रमेश चंद्र जोशी ने मामले की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। नुकसान हुआ है वन्य जीव को, और इतना बड़ा टस्कर हाथी जो है हम देखते थे इसको, ये गांव में घूमते रहते थे, लेकिन आज जो है करंट के चपेट में आ गया। और रात्रि 12 बजे मेरे को सूचना मिली, लेकिन मौके पर आने की हिम्मत नहीं रही, क्योंकि एक हाथी इनके साथ और था। तो सुबह 5 बजे जब हम मौके पर आए तो देखा हाथी मरा पड़ा हुआ था। आरओ फॉरेस्ट को सूचना दी और बिजली विभाग के जेई को हमने सूचना दी और वो लोग मौके पर पहुँचे। 7 बजे सूचना मिली, जो यहाँ पर के ग्रामीण हैं उन्होंने हमको सूचना दी। उसके बाद मैं तुरंत करीब लगभग आधे घंटे में मौके पर पहुँच गया था और यहाँ पर हमको एक नर हाथी, जिसकी करीब उम्र 20-22 साल के आसपास है, तो ये मृत पाया गया और बिजली के करंट से इसका मौत होना पाया गया है। बिजली के तार बहुत नीचे हैं। अब इसमें हम S2 जारी करेंगे, उसके बाद जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो हम उचित कार्रवाई करेंगे। आगे की ओर जाने वाली लाइन की क्रॉस चैनल टेढ़े हुए हैं, झुके हुए हैं, और इससे पिछले वाला पोल भी टेढ़ा हुआ है, झुका हुआ है। तो हमने जब मौके पर जाके देखा बिल्कुल पोल पर और उस क्रॉस चैनल पर, तो बिल्कुल करंट ही मतलब वर्तमान स्थिति से वो बिल्कुल तिरछा हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन उसके बाद भी इसकी हाइट 5 मीटर बची हुई है। यदि वो पोल सीधा था रहा है और उस टाइम पर देखा जाए तो इसकी हाइट प्रॉपर 6 मीटर के आसपास निकलती है। ग्राउंड क्लियरेंस हमारे तार की मिली है 7:15 साढ़े 7 के आसपास प्रातःकाल।
अगली खबर का रुख करेंगे, जहां देहरादून में ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023 गुल्लक का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवसायियों को विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सकेगी। ग्रामीण उद्यमियों के लिए आयोजित गुल्लक नामक ये कार्यक्रम देश भर में इस तरह का पहला कार्यक्रम है, जिसमें निवेशक ग्रामीण उद्यमियों के साथ सीधे संवाद कर उनके उद्यमों में निवेश कर सकेंगे। आगे बढ़ेंगे, जोशीमठ में मकान धंसने के बाद आसपास के लोग भी दहशत में हैं। मसूरी के लंढोर क्षेत्र में कई वर्षों से धंस रहा है, लेकिन प्रशासन और सरकार की ओर से इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हालांकि मसूरी के लंढोर क्षेत्र की केवल सड़कें ही धंस रही हैं। तलहटी और साउथ रोड पर लगातार पहाड़ का कटान किया जा रहा है। कहीं जेसीबी लगाकर सड़क बनाई जा रही है तो कहीं पर खुदान किया जा रहा है, जिसके कारण भूमि धंसाव हो रहा है। वहीं एसडीएम शैलेंद्र नेगी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और कहा कि इस क्षेत्र की संबंधित विभागों और वैज्ञानिकों से पूरी जांच करवाई जाएगी। बहुत टाइम से दरक रहा है और इस बारे में मैंने बहुत बारी प्रशासन को भी सूचित कराया गया है और बार बार मैं बोलता रहता हूँ सबको, जो जिनका ये स्पेस है उन्हें भी बोलता हूँ, सरकारी लोगों को भी बोलता हूँ। यहाँ पे 2-3 बार लोग देखने भी आए, बस खाली देख के चले जाते हैं। यहाँ पे इस विषय में कोई भी काम नहीं हो रहा है। स्थिति आपके सामने है भाई साहब, ये पूरा दरक रहा है, ये यहाँ से पूरे बाजार को खतरा है। ऐसे ही ये देखो, यहाँ सामने तक ये दरारें आप अगर दिखाएंगे तो यहाँ पूरे सामने तक ये दरारें जो है बहुत इफेक्ट कर रही है। नहीं, लिखित में नहीं करी, मैंने नगर पालिका को सूचित कराया था। मैंने अध्यक्ष जी को भी एक बार इसके बारे में अवगत कराया था। उन्होंने किसी को भेजा भी था यहाँ पे वो कराने के लिए और उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि कुछ टाइम में इसमें काम लग जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई काम नहीं लगा। स्थिति यथार्थ है। स्वाभाविक तौर पर जब मसूरी में लोग आए और भवन बने तो लंडौर बाजार में सबसे पहले बने। हो सकता है कि लंडौर बाजार जब सबसे पुराना बाजार होने के कारण उस समय जो भवन निर्माण का जो जिस प्रकार से प्रारूप रहा हो, भवन की गुणवत्ता उतना अच्छी ना हो, जिसके कारण आज भवन भी धंस रहे हैं। और एक निशिमा होटल के आसपास का जैन मंदिर का हिस्सा जो है और ये जो चौक तक हिस्सा जाता है, ये पूरा का पूरा साउथ रोड की तरफ धंस रहा है, जो एक गंभीर विषय है और इसमें जान माल का खतरा है। सरकार को, प्रशासन को, नगर पालिका को इस पर गंभीर रूप से सोचना चाहिए और चेष्टा करनी चाहिए कि जल्द से जल्द इसका उपचार हो। हाँ, मसूरी में जो है कुछ लोगों ने जानकारी दी कि कोई एरिया विशेष जो है वो सिंक हो रहा है और मैं आया था इधर लंडौर साइड में, तो मैंने देखा तो एक रोड में एक साइड में हल्का सा करीबन जो है 15-20 फीट में लगभग एरिया हल्का सा जो है नीचे हुआ है और वो लंबी प्रोसेस का पार्ट मुझे लग रहा है, क्योंकि सड़क उसके ऊपर जो बनी हुई है वो यथावत है, लेकिन वो ज़मीन जो है अप डाउन सी दिख रही है। मसूरी का सबसे पुराना बाज़ारों में से एक है और ये बहुत ही गंभीर मामला है कि जो कुछ वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं वो बहुत गिरासू भी उसमें कुछ घोषित हैं और कुछ एरिया उसका लगातार धंसता जा रहा है। और हमने एक जॉइंट कमेटी इसमें भी हमारे जो इंजीनियर है उनके अध्यक्षता में बनाई है और जल्दी निरीक्षण करके वो हमें रिपोर्ट देंगे। किसी भी तरह की जनहानि नहीं होनी दी जाएगी। कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट हो सके, क्योंकि वहाँ पे पेयजल लाइन के लिए रोड खुदनी भी प्रस्तावित है, तो अभी पेयजल निगम को भी हम बुला के और किस तरह से उसका ट्रीटमेंट हो सकता है शासन और प्रशासन को भी इसमें अवगत करा रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।